Christians, a very good morning to you all again. And today we are going to proceed with our next topic, that is structure of myofibril. Okay? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो मसल्स होता है उसकी एक लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो मायोफिब्रिल थी. ठीक है, मैंने आपको मायोफिब्रिल बताया था जिसमें हमने थिन और थिक बैंड्स को एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए देखा था. तो जाहिर सी बात है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो इसी पे बेस्ड है कि मायोफिब्रिल हम लोग किसको कहते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोफिब्रिल, कितने तरह के बैंड्स हैं मायोफिब्रिल पर और किस बैंड का क्या काम होता है. ठीक है, तो चलिए आपके लिए ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मायोफिब्रिल जो होती है, मायोफिब्रिल को हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मायोफिलामेंट. मायोफिलामेंट, ठीक है. तो मायोफिब्रिल जो है इसको हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं. जब हम एक मायोफिब्रिल को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या पता चलता है कि मायोफिब्रिल जो है वो दो तरह के बैंड से मिलकर तैयार किया गया है. सपोज कीजिए इसके एक किनारे पर आपका ये इस तरह से कुछ बैंड्स बने हुए हैं. जब आपने एक मायोफिब्रिल को देखा तो एक कॉर्नर पर आपको इस तरह से बैंड्स नजर आ रहे हैं. सपोज दिस इज माय वन कॉर्नर और ये है मेरा सेकेंड कॉर्नर. इस पर भी मुझे कुछ बैंड्स नजर आ रहे हैं. दोनों साइड पे मुझे पैरेलली अरेंज किए हुए बैंड्स नजर आते हैं और इस दोनों बैंड के बीच में अगेन वी आर हैविंग अ थिक बैंड. इस दोनों बैंड के बीच में एक और बैंड होती है जो इस दोनों बैंड के बीच में बनी हुई होती है. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है मायोफिलामेंट का या मायोफिब्रिल का, दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो बैंड आपने बनाया इसमें जो ये वाला बैंड है जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंड हमारी होती है इसको हम कहते हैं थिन बैंड. दिस इज माई थिन बैंड. दोनों तरफ हमारे थिन बैंड होती है और बीच में होता है एक थिक बैंड. ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो थिन बैंड है इस पर एक लाइन और ये एक लाइन. थिन बैंड पे लाइंस होती है, इसको हम कहते हैं जेड लाइन और इसको भी हम कहते हैं, इधर भी हो गया हमारा जेड लाइन. ठीक है, तो हमारे थिन बैंड्स पर यहाँ देखिएगा थिन बैंड में दो कंडीशन अप्लाइड है. पहला, इसका कुछ हिस्सा अकेला है और कुछ हिस्सा एक दूसरे पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है. लेकिन दोनों थिन लाइन में बीच में एकदम सेंटर से एक पतली सी लाइन गई है जिसको हमने कहा है जेड लाइन. ठीक है, तो दो जेड लाइन के बीच का जो जोन होगा, दो जेड लाइन के बीच का जो जोन होगा इसको हम कहते हैं सार्कोमियर. क्या कहते हैं, सार्कोमियर. सार्कोमियर कहते हैं हम किस चीज को, दो जेड लाइन के बीच के जोन को. और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो सार्कोमियर ही है जो एक्शन करता है. यानी कि हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में इधर से जेड लाइन, इधर से जेड लाइन और बाकी जितना बीच का हिस्सा है यही हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसीलिए हम और आप सार्कोमियर को कह सकते हैं यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि अगर आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना है तो ये कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर के बिना पॉसिबल नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि सार्कोमियर का मतलब क्या होता है, तो आप चाहे तो सार्कोमियर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. सपोज कीजिए मैंने इधर से सार्कोमियर में आधा लिया है और चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो थिन फिलामेंट है, जो हमारे थिन फिलामेंट होते हैं जो ओवरलैप नहीं होते, थिन फिलामेंट को हम कहते हैं ए बैंड. ये कहलाता है ए बैंड. सॉरी, दिस इज नोन एज आई बैंड और इसको भी हम कहते हैं आई बैंड. ठीक है, हमारे थिन फिलामेंट के लिए हम कौन सा बैंड यूज करते हैं, आई बैंड. लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कंप्लीट हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है और जो हमारे बीच का है, यानी कि यहाँ से ओवरलैपिंग से लेके दूसरी ओवरलैपिंग तक, ये जो ओवरलैप आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ए बैंड. ठीक है, अब सवाल आता है कि वाई आई बैंड एंड वाई ए बैंड. सुनिए, आई बैंड इसलिए कहते हैं हम क्योंकि देखिए ये सब एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं. आइसोट्रॉपिक बैंड मतलब जो देखने में बिल्कुल एक जैसा ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक थिन, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, इस तरह
यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगी, यहाँ पे पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, थिन फिर थिक, थिन फिर थिक। तो चूंकि इधर भी थिन और थिक ओवरलैप है, इधर भी थिन और थिक ओवरलैप है, तो ये एक जैसा नहीं दिखेगा। तो एक जैसा नहीं दिखने की वजह से हम इसको कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल एक जैसा है, यहाँ पर कोई थिन थिक का मैटर नहीं है, तो दिस इज द आइसोट्रॉपिक, बिल्कुल एक जैसा। और यहाँ पे दोनों साइड में थोड़ा सा इधर से ले ले और थोड़ा सा इधर से ले ले तो एन आइसोट्रॉपिक। तो आप सोच लोगे कि मैम बीच में तो कहीं पर भी थिन थिक नहीं है, तो फिर हम इसको ए बैंड क्यों कह रहे हैं? नहीं कहते हैं हम इसको ए बैंड। जहाँ पर बीच का पोर्शन है, जहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रखी है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग है? कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मायोसिन है, यहाँ पर किसी तरह का बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा है इसकी तरह, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एच बैंड। दिस इज नोन एज एच बैंड, ठीक है। और सार्कोमियर के बीच में एक पतली सी लाइनिंग होती है, तो सार्कोमियर के बीच में जो लाइनिंग बताई गई है, जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं एम लाइन। दिस इज नोन एज एम लाइन, इट इज द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। मेरी बात आराम से सुनिए, एक्टिन पे जो लाइन होगी, ठीक है, दिस इज नोन एज आई बैंड, और एक्टिन टिका हुआ है जेड लाइन पर, ठीक है। जो हमारे मायोसिन के बैंड हैं उनको हम कहते हैं ए बैंड, लेकिन कितना मायोसिन का कौन सा बैंड? जो ओवरलैप है, थिन थिक इधर से, थिन थिक इधर से। तो जो ओवरलैपिंग बैंड है एक्टिन और मायोसिन का, उसको हम दिखाएंगे ए बैंड से। लेकिन इस ओवरलैपिंग के बीच में कितना पोर्शन है जहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, तो जहाँ सिर्फ मायोसिन होगा उसको हम क्या कहेंगे? एच बैंड कहेंगे। एच बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। इट इज द मिडिल सेंटर पार्ट ऑफ आवर सार्कोमियर। तो सार्कोमियर को अगर फॉर्मूला में डिफाइन करना हो तो देखिए ना, आपने क्या किया है, हाफ ऑफ आई बैंड, फिर इधर से ले लो आप हाफ ऑफ आई बैंड प्लस ए बैंड, यही आपने किया है। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ आई प्लस ए प्लस हाफ ऑफ आई, यही टोटल मिल करके क्या बन रहा है? हमारा सार्कोमियर बन रहा है। आप एक तरह से फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हो, आधा आपने इधर से आई लिया, आधा आपने इधर से आई लिया, और दोनों आई के बीच में बड़ा सा कौन सा बैंड है? ए बैंड। तो हाफ ऑफ आई इधर से, हाफ ऑफ आई इधर से, और बीच का पूरा ए बैंड हमने लेकर के एक सार्कोमियर बना दिया है। तो ये है हमारे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि सार्कोमियर के स्ट्रक्चर से मुझे क्या फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, ये एक एनाटॉमिकल एक्सप्रेशन है। एक्टिन प्रोटीन ऐसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इधर जो मैंने बनाया है थिन आई बैंड, इट इज फॉर एक्टिन। ये किस प्रोटीन के लिए है? एक्टिन प्रोटीन के लिए। यहाँ जो मैंने बनाया है ए बैंड या एच बैंड जो मैंने बनाया, एच बैंड वाला ये जो बीच में आप प्रोटीन देख रहे हैं, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा मायोसिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मसल में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। लेकिन जब हम इसका मेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक्टिन ऐसा नहीं दिखता। एक्टिन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसके बाद हम मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपका सार्कोमियर, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। सपोज मेरा ये और ये पोर्शन, मुझे इस चीज को यहाँ से मुड़ाना है, तो मेरे इस किनारे पे जो बैंड है दैट इज माई आई बैंड, इस किनारे पे जो बैंड है दैट इज माई आई बैंड, और बीच में जो मेरे मसल्स में प्रोटीन होगी दैट इज माई ए बैंड। यानी कि मेरे कॉर्नर पे हमेशा होता है एक्टिन प्रोटीन और मसल्स के बीच में होता है मायोसिन प्रोटीन। इसका मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, सुनिए, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो किस बैंड को नजदीक आना होगा? दोनों आई बैंड को नजदीक आना होगा। आप चाहते हैं कि आपका ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ यहाँ से बेंड हो जाए, तो मतलब क्या है? इधर से आई बैंड और इधर से आई बैंड, दोनों आई बैंड को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ता है। तो आई बैंड नजदीक आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे आई बैंड की लेंथ है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। अब आई बैंड की लेंथ कम होगी तो आपका जो सार्कोमियर का डायमीटर है, सार्कोमियर का जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब हमें ये समझना है कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर कितना इंपॉर्टेंस रखता है और ये किस प्रकार से हमारी मदद करता है, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, ओके। चलो क्या करना है अब
सुनिए, देखिए यहाँ पे देखिए सब लोग देखिए, ये जो आई बैंड है हमारा, ये आपके लिए है। जो आई बैंड है ये क्या है, एक्टिन है, और जो बीच में है ये क्या है, मायोसिन है। अब हम इसको बनाएंगे कि आखिर मैम एक्टिन कैसा दिखता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक्टिन एक फिलामेंट है, यहाँ देख लीजिए एक मिनट, एक्टिन एक फिलामेंट है और इसके ऊपर में मायोसिन कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये एक्टिन जाके मायोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इधर से जुड़ा, फिर इधर से भी एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़ेगा। सपोज कि ये दोनों तरफ से जुड़ गया, तब एक दूसरे पे ये स्लाइड कर जाएंगे। एक दूसरे पे जैसे ही स्लाइड करेंगे हमारे सार्कोमियर की लंबाई घटेगी और हमारे मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो एक्टिन का डायग्राम और मायोसिन का डायग्राम अब करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपके पास दो प्रोटीन है, किनारे पे एक्टिन, बीच में मायोसिन। अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम बनाएंगे दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर, कि एक्टिन कैसी दिखती है, मायोसिन कैसी दिखती है, और कैसे अटैच होगा और कैसे एक दूसरे पे स्लाइड करेगा, तब जाके हमारा मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। अब बात होगी कि कौन कौन से प्रोटीन है जो एक मायोफिब्रिल में अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, मैंने उस चीज को क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस वर्ड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करे, और आपको जो पढ़ना है सिलेबस में वो मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। तो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करने वाली प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल प्रोटीन की, जो काम करता है कॉन्ट्रैक्शन में, जो काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन हमारे पास है 2, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन हो गई हमारी फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है हमारा, रेगुलेटरी प्रोटीन, तो ये जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, इस रेगुलेटरी प्रोटीन का काम होता है कि ये एक्टिन और मायोसिन को फंक्शन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक्टिन मायोसिन जिसके मदद से काम करते हैं उनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। जैसे ट्रोपोनिन, वन इज ट्रोपोनिन एंड अनदर इज ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो 2 तरह की चीज हो गई, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, जिसके ऑर्डर पर ही एक्टिन और मायोसिन जो है वो अपना काम करते रहते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरे प्रोटीन को आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बेस, जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन काम करती है, उसको हम कहते हैं बेसल प्रोटीन, यानी कि जो बेस देता है। तो इस बारे में जानकारी हम आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में कि बेसल प्रोटीन कैसे काम करता है। बस आप इतना याद रखो कि फंक्शनल प्रोटीन है एक्टिन मायोसिन, रेगुलेटरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। लेकिन इस चारों की अरेंजमेंट हम करेंगे, तब जाके हम हमारा कंप्लीट कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में स्टडी। ओके, तो मिलते हैं आपसे फिर अपने अगली क्लास में विद द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, कि हमारा एक्टिन और मायोसिन किस तरह से दिखता है और इसको कैसे बनाया गया है ताकि वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद कर सके। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।